बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तीन अहम मौज़ूआत हैं, एक तो मुल्की सियासत, दूसरा फैसल वाडा नाअहली केस और तीसरा अफ़गानिस्तान, OIC, पाकिस्तान और अमरीका। सबसे पहले मुल्की सियासत से हम आगाज़ करते हैं। अपोजिशन की सियासत में नई अंगड़ाई हमें दिखाई दे रही है, जहां साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुसलसल दूसरे रोज़ बोल रहे हैं और अब तो वो ये कह रहे हैं कि वो लाहौर में ख़ैमे लगा कर बैठेंगे, इस्लामाबाद में ख़ैमे लगा के बैठेंगे। वहीं शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी आज एक तवील अरसे की खामोशी के बाद एक जलसे में बोले हैं। जलसा था ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी के मौके पर। वहाँ बाकी जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं उन्होंने भी अहम और मानी खेज़ गुफ्तगू की। जनाब शामी साहब भी आज जोआमा में वहाँ तशरीफ़ रखते थे, तो उनसे भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, कहाँ तशरीफ़ रखते थे, क्या मसरूफियात हैं, क्या प्लान है। क्योंकि उन्होंने ऐलानात तो बड़े बड़े किए, आवाम को बाहर निकलने का मशवरा ज़रूर दिया, लेकिन कैसे ये नहीं वो बता पाए। दूसरा, अज़हर जावेद साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन में मौजूद, उनसे भी हमने रब्ता किया है। वजह यह है कि इत्तला ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब गालिबन वापसी का प्लान रखते हैं। कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, किन हालात में आएंगे। अयाज सादिक साहब ने भी आज ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी के मौके पर ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी है। लिहाजा जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स को भी मिलाना होगा इसके साथ, और नून लीग के कैंप्स में जो स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं उनको मिलाकर पढ़ना होगा। शामी साहब का तज़किया आपकी खिदमत में पेश करना होगा। अब सर बताइए, पहले अज़हर साहब के पास चलें या फिर हम शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट से शुरू करें? पहली बात तो यह है कि ख्वाजा रफ़ीक शहीद, उनको 49 बरस हो गए इस दुनिया से रुखसत हुए। 20 दिसंबर 1972 पीपल्स पार्टी जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके इक़्तिदार का 1 साल हो गया था। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला उसको 1 साल मुकम्मल हो गया 1972 में, 20 दिसंबर 1972 में। उसके खिलाफ, उनके खिलाफ एक जुलूस निकल रहा था लाहौर में, वाह, जिसको एयर मार्शल असगर खान लीड कर रहे थे और ख्वाजा रफ़ीक शहीद भी लीड कर रहे थे। और वो थे इत्तेहाद पार्टी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह। ठीक। और एयर मार्शल असगर खान तो एयर मार्शल असगर खान तहरीक इस्तिक़लाल के। अब उस जुलूस पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला किया और उसमें ख्वाजा रफ़ीक जो है दिन दहाड़े उनको शहीद कर दिया गया। मैं उस दिन जेल में था। अच्छा, वो जो आप पे मुकदमा हुआ था? वो नहीं, वो मुकदमा और है, उसकी तफसील बाद में बताऊंगा। जेल में था, कैंप जेल में, कैंप जेल लाहौर। और उनकी जो तकरीबात थी, आखिरी रसूमात थी, और उनका जनाजा था, उसमें शिरकत नहीं कर सका। लेकिन जिन लोगों ने शिरकत की वो क्या बतलाते? वो बताते हैं कि गाजी इल्म दीन शहीद और अल्लामा इकबाल के जनाजों के बाद यहाँ लाहौर में इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। हजारों अफराद ने उनको अलविदा कहा। वो एक बड़े दबंग किस्म के सियासी कारकुन थे। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, एक कारोबारी घराने से ताल्लुक था, और फिर हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। जी, ठीक। और यहाँ वो कोई यानी चाहते तो कोई बड़ी कोठी, कोई बड़ा कारखाना वो अलर्ट करा सकते थे। इस चक्कर में मुब्तला नहीं हुए। एक छोटे से घर में रहे। एक ऐबक रोड पर एक छोटा प्रिंटिंग प्रेस था उनका, और वहीं वो उसी में वो मुनहमिक रहे। वही उनका कारोबार था, वही रोजगार था। तो आज उनकी बरसी थी। आज वो फिर मुस्लिम लीग छोड़ के अवामी लीग में शामिल हो गए सोहरावर्दी साहब के साथ, हुसैन शहीद साहब। हाँ, फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के हम सफर रहे। अच्छा। फिर नौदान नसरुल्लाह खान की PDP उसमें शामिल हो गए, क्योंकि नौदान नसरुल्लाह खान भी जो थे अवामी लीग में शामिल थे। और 8 नुकाती अवामी लीग 2 हिस्सों में बटी। सोहरावर्दी साहब के बाद एक मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और एक अवामी लीग जो नसरुल्लाह खान साहब जिसमें थे। जी। और फिर वो अवामी लीग PDP में आ गई, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी। और उसमें फिर ख्वाजा रफ़ीक भी आए और कैदोबंद की सोबतें उठाई। बहुत कहते मैं बागी हूँ, जमहूरियत की जंग लड़ना अगर बगावत है,
और जैसे आज जावेद हाशमी साहब कहते हैं ना मैं बागी हूँ, उस वक्त वो कहते थे मैं बागी। ख्वाजा रफीक, और वो मतलब बड़े जबरदस्त कारकुन थे, हुकूमतों से लड़ते थे, उलझते थे, शहरी हकूक की लड़ाई करते थे और फिर जेल जाते थे और मजा लेते थे जेल जाने में। तो बहरहाल उनको शहीद कर दिया गया और वो पीपल्स पार्टी का जो इख्तदार था ना, उसके माथे पर आज भी वो एक काले दाग की तरह है। और वो अब 49 बरस हो गए उस वाक़े के, तो आज उनकी ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, उनके जो वह मुस्लिम लीग नून के चश्मा चराग हैं। ये स्टूडेंट लीडर रहे, इन्होंने अपना कारोबार किया, बहुत तरक्की की। फिर अभी जेल जो है बार बार उनके जेल का मजा इन्होंने भी चखा, लेकिन इस दौर में फिर नैब की गिरफ्त में आए और कोई लोहे के चने भी चखे। और लोहे के चने खुद हैं ये, इनको ना चबाया जा सकता ना निगला जा सकता। अच्छा सर, आप देखिए, मैं एक बात खत्म करता हूँ। साकिब निसार साहब जो है, जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस, उनसे उनका एक इंटरव्यू जो है उनसे मंसूब हुआ। उनसे पूछा गया जी आपने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा मैंने बहुत फरोला, तलाशी ली, फाइलें देखी, मुझे कुछ मिला ही नहीं उनके खिलाफ। ठीक, चले। और इतने एक बड़े बुलंद कामत सियासी कारकुन के तौर पर ख्वाजा साद रफीक ने अपना नाम बनाया है, अपने बाप का नाम रोशन किया है। और आज मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे, और अगर हजारों ना कहूं मैं, और सारी बड़ी क़यादत वहां मौजूद, और इतना भरपूर इज्तिमा, अयाज सादिक साहब हूँ या फिर बहुत अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब हूँ, इतना बड़ा इज्तिमा बहुत अरसे के बाद, वो भरपूर इज्तिमा देखने में आया। तो ख्वाजा साहब को भी खराज तहसीन पेश किया गया और उनके फिर दूसरी बातें सियासत भी हुई। नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, साद रफीक ने तो कहा भाई मार्शाल्लाह जो है बार बार लगा है, सारे मसाइल उसने पैदा किए हैं। तो आईन की बालादस्ती है, उसी को हमें कायम करना है। और कहा के हवाले से भी और ये भी कहा कि जो हमने इमरान खान हैं वो भी जरा सोचें, उनको भी हमारे साथ मिलना पड़ सकता है। अच्छा, चले, ये इसलिए सियासतदान जो हैं एक दूसरे को मौका दें, स्पेस दें। की सियासत में जो अंगड़ाई, मगर याद सादिक ने कहा, नहीं सुना रहा हूं ना आपको, याद सादिक ने कहा हुजूर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो कभी हमारे पास जगह नहीं पाएंगे वो। चले, अब अजहर जावेद साहब हैं लंदन से, उनसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब किन तैयारियों में है। शहबाज शरीफ साहब की जो यहाँ तकरीर थी जलसे के मौके पर, वो भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन शामी साहब ने खुद क्या पल्स रीड की, सबसे हम सवाल ये है जो शामी साहब की खिदमत में रखना है। तारीख में तो हमें ले गए क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ साहब ने लेकिन पहले इशारा दिया, अपनी परफॉर्मेंस बयान की, इसाकदार उनके साथ बैठे हुए थे, अपनी जो उन्होंने इकोनॉमिक उनकी अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने लोड शेडिंग को खत्म किया उसका जिक्र किया, और फिर इशारा दिया, नहीं इशारा नहीं, वो कह रहे हैं जल्द आऊंगा, जल्द। तो यही तो अजहर जावेद से जानना चाह रहा हूं। तो मतलब यानी अयाज सादिक साहब का पहले एक स्टेटमेंट सुने ना सर। अयाज सादिक साहब ने जो इस हवाले से ऐलान आज किया है, जरा वो सुने, उसकी बुनियाद पे फिर इस बहस को आगे लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि जब हमें भी ना सिर्फ वोट को इज्जत देना, मगर कुछ थोड़ी बहुत बगावत तो जरूर करनी पड़ेगी, तभी जमहूरियत बढ़ सकती है। इमरान खान साहब पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे, जूते पहन भी लेंगे, और मैं यकीन से कहता हूं उससे ज्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, खौफ ज़दा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे, और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये उनकी स्टेटमेंट है, बड़ी अहमियत की हामिल है। क्या उनकी मुस्कुराहट का मतलब लिया जाए? क्या बिलाखिर वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? अजहर जावेद साहब चूँकि लंदन बैठते हैं,
उनसे पूछ लेते हैं। आज़र साहब फरमाइएगा, क्या आपकी सुनगुन है, क्या वाकई कोई इरादा बना लिया नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर वापस आने का? जी जामी साहब बहुत शुक्रिया। इरादा तो उनका पहले दिन से ही है। वो जब भी यहाँ बैठते हैं बात करते हैं तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, और इवन जो नमाज भी पढ़ते हैं वो भी कसर नमाज पढ़ते हैं जो सफ़र की हालत में पढ़ी जाती है। इवन जुमे वाले दिन भी वो यही सूरत हाल होती है। तो वो उनका आने का बिल्कुल इरादा है। वो बिल्कुल जो आज भी उन्होंने बात की कि जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द अब कितनी जल्द हो सकता है, चंद हफ्ते हैं या 1-2 महीने हैं। वो नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो अपने ज़हन में एक प्लान बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा हुआ कि क्या करना है और उसके मुताबिक अमल कर रहे हो। जो यहाँ लंदन का एक सर्द मौसम है उसमें अगर कहीं गर्मी देखी जा रही है तो वो हसन नवाज साहब का ऑफिस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी तो लंदन तकरीबन बंद हो गया है क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, लेकिन उस ऑफिस की जो मुस्लिम लीग नून का टेम्परेरी हेड ऑफिस है वो उनकी रौनकें बहाल है। आप रोज़ाना वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, रोज़ाना नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के सलाह मशवरे कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों से भी, दूसरे लोगों से भी। तो जिसमें सबसे अहम जो मशवरा यही होगा कि कौन सा वक्त सही होगा उनके पाकिस्तान वापस जाने के लिए। एक आध उनका मेडिकल प्रोसीजर है वो भी है, लेकिन उनका इरादा है बिल्कुल है। और किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं? मुलाकातें आम लोगों से भी हो रही हैं और ख़ास लोगों से भी हो रही हैं। अगर आप लंदन आए हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो जाए। अच्छा। तो वो अपनी पूरी तैयारी जो है फिलहाल तो मेरा ख्याल है जी। मगर ये आप कोई अपनी वाज़े असेसमेंट बताएं ना। हाँ। कोई तारीख दें, कोई हम भी समझे। जनाब अज़हर जावेद साहब जो है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शामी साहब हम तो आपके शागिर्द हैं, नज़र रखना हमने आपसे ही सीखा है। तो बात यह है कि मेरी जो असेसमेंट है, जो कह सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी है। फरवरी मार्च हो सकता है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और जो मेरा जो असेसमेंट है उसमें सबसे अहम जो काम है, जो सबसे अहम चीज़ जो मुस्लिम लीग नून देख रही है इस वक्त, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका ख़त्म होना है और उनकी अहलियत है। मेरी जो असेसमेंट है कि नवाज शरीफ साहब ही अगले इलेक्शन में एज ए फ्रंट रनर जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी लीगल टीम जो है उनके खिलाफ जो मुकदमात है वो ख़त्म करे। और जो फरवरी मार्च आप समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो सकती है। ये जनवरी में फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट बहुत है। पिछले 6 महीने भी पहले भी देखा, साल पहले भी देखा, लेकिन इन दिनों में उनकी माशाल्लाह जो स्माइल है वो भी ज़्यादा है, खुश भी ज़्यादा लग रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ से वो परेशान भी हैं, जहां उनको मशवरे दिए जा रहे हैं इन हाउस चेंजेस के, जिसके वो पहले खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि महंगाई की वजह जो उन्हें फीडबैक मिल रहा है पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर वो उनको काफ़ी परेशानी भी है। और जो सरदार याद सादिक साहब अभी आया था, उनका जो दौरा था वो बड़ा अहम था। बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है उसमें तय हुई हैं। उन्होंने कोई अहम जो पार्टी की लीडरशिप है उसका मैसेज भी दिया है। लेकिन एक बात तय है कि उनका डायरेक्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं है, लेकिन दूसरे हो सकता है दूसरे थ्रू जो उनके सेकंड टियर लीडरशिप है उससे बात हो रही हो, लेकिन कॉन्फिडेंट वो काफ़ी हैं। जबकि इसहाक डार साहब आज भी उनके साथ बैठे हुए, तो कलीदी उनके मुशीर इस वक्त इसहाक डार साहब ही हैं जो, और इसहाक डार साहब तो मेरे ख्याल है शायद मईशत को ठीक करने के अपने मंसूबे बना रहे हैं। हमने जब आप इसहाक डार साहब को भेज दें, क्योंकि उनकी तो देखे ना, उनका तो वो कानून बन गया है कि उनको अब हलफ उठाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल उनको कहें कि आ जाएं, हलफ उठा लें सेनेट का। बिल्कुल उनकी सीट तो बच गई है अब, क्योंकि पहले उनकी नज़र थी हुकूमत की। इसहाक डार साहब इस वक्त जब भी हमने उनको देखा तो वो मईशत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, वो अपने अंदाजे लगा रहे होते हैं, अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई एक किचन कैबिनेट जैसे शैडो कैबिनेट टाइप चीज़ होती है, वो एज ए कोई और करे ना करे, इसहाक डार साहब अपनी तैयारी कर रही हैं कि अगर अकेले ही काफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब जो है, अज़हर जावेद साहब की अपनी रीडिंग थी, लंदन बैठ के जो उन्होंने असेसमेंट की उसके मुताबिक उन्होंने अपना तज़किया मतलब आपकी खिदमत पेश किया है। एक राय ये भी है कि वो जो नवाज शरीफ साहब का बीइंग फ्रंट रनर वाला ऑप्शन है शायद वो मुमकिन ना हो पाए, और ये बात दुरुस्त है कि जब तक उनके खिलाफ मुकदमात की कोई सूरत गरी नहीं होती तब तक शायद उनकी वापसी भी मुमकिन ना हो पाए, ये भी अर्ज किया जा सकता है। एक बात यह है कि एक मुस्लिम लीग नून जो है ना, और नूनी अपोजिशन पूरी जो है, उसके अंदर एक नया जोश व खरोश पैदा हुआ KPK के बल्दियाती इंतखाबात के बाद, और अब उसकी तौजीहात है। ख्वाजा आसिफ साहब भी आज यही बयान कर रहे थे कि हाथ उठ गया है। सुना जरा, और हाँ जी सुना है जरा, देखिए ख्वाजा साहब का जो इशारा किया शामी साहब ने, वो क्या फरमाते हैं। PDM ने जो उनकी सिंध गवर्नमेंट वाले फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, तो ये PDM की गलती थी।
मैं फ्रैंकली कर रहा हूँ, हो सकता मुझे इस पर गालियाँ पड़े सोशल मीडिया पे, लेकिन वो पीडीएम की गलती थी। वो नहीं लूज़ करना चाहते और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे उनकी सोच के मुताबिक जो है वो फैसला दुरुस्त था। रहा कि वो चाहते, ये भी उनकी एक वैलिड ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि हमारा दूसरे सूबों में भी हिस्सा जो है ना इंक्रीज़ हो, ताकि एक फिर फेडरल पार्टी का एक जो है वो शक्ल इख्तियार करके पीपल्स पार्टी जो है आए। अच्छी बात है, तो उनकी बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। ये कल वो एतराफ़ कर रहे थे कि वो जो पीडीएम वाला मामला था उसमें पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए थी, उनके साथ चलना चाहिए था, उसका एतराफ़। देखिए, अब ये तो बाद अस वक्त वावेला है ना। अगर पहले हल्ले में नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की जाती तो, और अगर वो कामयाब भी हो जाती तो आज इमरान खान साहब एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद होते। और जो उनकी हुकूमतकारी है, जो उनकी गवर्नेंस है, वो इस तरीके से वाज़े ना होती जिस तरह अब हुई। तो एक तो आप देखिए कि अब वोट ने अपने आप को मनवाया है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था पीटीआई का, केपीके का, बिलखुसूस के वो इजला पहले वादी जो है पेशावर की, उसके गिरदोनवा का इलाका, वहाँ पहला मरहला जो भी हुआ, वहाँ उसकी ताकत में कमी वाक़ई हुई है। अब ये समझा जा रहा है कि अब गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और अपोजिशन की, अपोजिशन। अब पीटीआई अपने तौर पर जो बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला है केपीके का, उसमें अपनी सफ़ेद दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन समझ रही है कि वहाँ इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद पंजाब में होगा और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। फिर एक मिनी बजट जो आ रहा है IMF, उसमें जनाब टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं वापस ली जाएंगी, महंगाई फिर बढ़ेगी, मईशत पर दबाव आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काबू में नहीं आ रहा। हुकूमत, अब ये जो सारा माहौल है ना, इसमें एक नया वलवला पैदा हो गया है अपोजिशन में, और वो समझ रहे हैं गिरफ्त हर अदारे पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर होती जाए। लेकिन जब ऑप्शंस के ऊपर बात की जाती है, जैसे कभी मैं शबाशी साहब की तकरीर भी सुनाऊंगा, आप चूँकि खुद वहाँ मौजूद थे, आपकी उनसे मुलाकात भी, आपकी खदमत वो सवाल भी रखना है, लेकिन ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब रात कामरान खान साहब ने सवाल किया इसी मामले से जुड़ा, तो वो क्या फरमा रहे थे? एक हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है। हम किसी भी गैर आइनी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसी गैर आइनी कदम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो एक ही रास्ता रह जाता है कि अदम एतमाद किया जाए, लेकिन अदम एतमाद उसी सूरत में मुमकिन होता है जब निज़ाम में गैर आइनी मुदाखलत ख़त्म हो। अदम एतमाद ने अपोजिशन को 172 अफराद जो हैं वो कौमी असम्बली में लाने होते हैं। तो अपोजिशन के पास ये अक्सरियत मौजूद है। जिस दिन ये हाथ उठ जाएगा, ये आप देखेंगे कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, मुदाखलत के खात्मे के आसार नज़र नहीं आए। मैं तो किसी ऐसी बात के हक़ में नहीं हूँ कि ये हुकूमत को हटाकर हम इसी नाकाम निज़ाम का हिस्सा बन जाएं। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है। शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की स्टेटमेंट और आपकी खिदमत में सवाल है, उस तीनों से पहले अभी हालिया दिनों अपोजिशन की एक बड़ी जमात के एक इंतहाई अहम और सीनियर रहनुमा से एक मुलाकात हुई, आप भी तशरीफ़ रखते थे, उनसे भी ये सवाल मैंने पूछा था कि उनके क्या इरादे हैं, क्या वो इन हाउस तब्दीली के लिए जाएंगे, अर्ली इलेक्शन के लिए जाएंगे, या जो भी नोशंस उस वक्त तक दस्तियाब थी उनकी खिदमत में रखी। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि ये जो आने वाला बजट है वो हमारे हाथों या किसी और के हाथों तैयार हो, क्योंकि ये धब्बा होगा और मुश्किल होगी। लिहाजा उस बड़ी सियासी जमात ने तो वाज़े कर दिया, मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कि वो तो फ़िलहाल किसी ऐसे मूड में नहीं है। नहीं, देखिए, लेकिन फिर क्या होगा? ये हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, अदारों पर हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी, होती चली जाएगी। जब एक माहौल बदलता है हर चीज़ बदल जाती है। पाकिस्तानी सियासत में ये बात बार बार हो चुकी, और अब शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, उनके वर्कर्स हों, वो समझ रहे हैं मौसम तब्दील हो गया। देखें शहबाज शरीफ साहब फिर आज क्या कह रहे थे, वो देखिए जो बयान में आपको बार बार कह रहा था। क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स
पाकिस्तान के ऊपर वजीर आज़म मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में बने, चाहे वो वफाक के हैं या सूबे के, उसके ऊपर दिन रात इमरान खान ने आज तख्तियाँ लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियाँ लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियाँ लगाने पर मामूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह ताला इसका हिसाब जरूर लेगा। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। लंगोटे कसे तैयारी करें और इस महंगाई के तूफान के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? ये सर देखिए, आप वहाँ मौजूद थे, सुन रहे तकरीर। ये मैंने ख़ास तौर पर ये टुकड़ा उनका उठाया था। वजह ये है कि वो कह रहे हैं हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया, आप अपने लंगोट कसें। लेकिन कैसे, ये शहबाज शरीफ साहब नहीं बता रहे पहले दिन से, जब से वो अपोजिशन रहनुमा है। इनके बदले, इनके बरक्स बल्कि जो जरदारी साहब हालिया चंद दिनों में एक्टिव हुए हैं, ज़्यादा बरमला गुफ्तगू करना उन्होंने शुरू की है, तो आज उन्होंने टंडवाला यार में क्या बात कही वो देखिए सिंधी ज़ुबान में। साथ जो लोग सिंधी नहीं समझते, उर्दू में तर्जुमा हमने कर रखा है। हिन टाइम ते असांजो फेडरल गवर्नमेंट जो मसलो आहे, वो मसला थींदा रहंदा आहिनि सियासत में। सॼे पाकिस्तान में हाणे आउं लाहौर में भी वञी वियां थो, हुते भी खरमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वेही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। हिननि खे हुते जेसिताईं नथा असीं मुक़ाबिलो कयूं ऐं जेसिताईं हुते नथो हिननि जो स्टॉप थिए तेॾे हीअ पाण में नानी भेड़ो कए वेठा आहिनि। कॾहिं हिकिड़ा करे विया पर आहिनि साॻिया, पर इंशाअल्लाह आइंदा ये हिननि खे। अब देखें ना सर, जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो अब खैमे गाड़ कर एहतजाज करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। उनके पास कुछ ना कुछ तो है ना कहने को। नून लीग क्यों नहीं वाजे पैगाम दे पा रही अपनी सियासत के हवाले से या अपने लाहे अमल के हवाले से? नून लीग एक बड़ी स्टेक होल्डर है। जरदारी साहब अपने अंदाज में पत्ते खेलते हैं। नून लीग समझ रही है कि जो ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन यहाँ होंगे पंजाब में जिसकी हुक्म दे दिया वज़ीर आज़म ने, तैयारी भी कर ली है और वो फिर जो मैदान सजेगा, हाँ, बस फिर उसके बाद चल सुचल है। वो भी पाएगा इलेक्शन या नहीं? जब सैलाब आ रहा हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा शगाफ कहाँ होगा, इसका तायुन नहीं किया जा सकता। पानी कहाँ मार करेगा, ये तायुन नहीं किया जा सकता। कौन सा घर उसकी नजर हो जाएगा। हाँ। लेकिन आसार ये बता रहे हैं कि सैलाब की आमद है अब तक की जो रीडिंग है। और ये एक मतलब एक ऑल टुगेदर फजा तब्दील हो गई है सियासी कारकुनों के नजदीक। और जरदारी साहब भी ये मैसेज दे रहे हैं अपने कारकुनों को कि फजा बदल गई है, अपने पत्ते वो फेंट रहे हैं, एक तासुर दे रहे हैं। और यहाँ से कह रहे हैं राब्ते मुझसे किए जा रहे हैं। और मैंने अपनी तकरीर में अल्लामा इकबाल के 2-3 अशार सुनाए, वहां वो मैं आपको सुना देता हूं। पेश कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल एक रह गया। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। अच्छा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो अब राज आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौरे साकी, गुजर गया अब वो दौरे साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, के छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहान मैं खाना, बनेगा सारा जहां मैं खाना। हर कोई बादा खार होगा, हर कोई बादा खार होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेने। और जंगल निकल के सहरा से जिसने जी रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, हाँ, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। अच्छा, ये तो फिर नून लीग को बड़ा पसंद आया होगा। ये अल्लामा इकबाल का पैगाम है, नून लीग को बड़ा पसंद आया होगा। ये आपको आपके नाम है, ठीक, अब इसको आप समझिए। नहीं, मैं इसको समझने से पहले ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखे, अपोजिशन के डट के खड़ा है कप्तान, क्योंकि वो हार नहीं मानता। वज़ीर-ए-आज़म जिसका नाम है, मजा आएगा इसमें, जी लुत्फ आएगा, दिलचस्प सूरत हाल होगी। कप्तान का हक है अपना, वो अपने पत्ते खेले, एक ब्रेक, अपने दाव पेच लगाए, अपने गेंद अपनी बैटिंग करे हाँ, या बॉलिंग करे। ठीक, एक सर ब्रेक का वक्त आन पहुंचा। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो मुल्की सियासत पर बात हो रही थी, शामी साहब का तज़किया था, शामी साहब ने हज़रत इकबाल के कुछ अशार भी पेश किए। तो ब्रेक के दौरान एक सारिफ ने यह कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए अहमद फराज का एक शेर कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जहाँ बरसरे आम रख दिया। दाग का भी एक शेर है। वो क्या सर? हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, हाँ, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। वाह वाह वाह। मगर वहाँ लियाकत बलोच साहब भी मौजूद थे। हाँ, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की ठीक, और कहा कि जनाब वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी ताकि कोई उसको चुरा ना सके। गोया जमात इस्लामी जो है वो भी वोट की हिफाजत के लिए कमर कस रही है। वो ब्रेक में आप नमाज अदा कर रहे थे तो एक दिफाई तजियाकार वाक़या में मुल्क में, तो उनका एक फ़ोन आया हुआ था। मैं एहतरामन उनका नाम तो नहीं ले रहा। अच्छा। वो सब तमाशा, जब तमाशा ख़त्म होगा फिर वो वाला शेर सुना रहे थे। सुनाते हैं ना शेर। और साथ उन्होंने कहा जी कि नाम सीखा राज में रखा। जो उन्होंने कहा जी आप, वो कहते जो आप सैलाब की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो सैलाब जो है जिस भी समत में आ रहा है वो हकीकत बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हाँ, मतलब हालात जो हैं बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त आज ये थी कि जनाब फैसल वाडा साहब, उनकी एक नाअहली केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला महफूज हो गया, महफूज कर लिया है। और इससे पहले कल देखें वो उन्होंने माफ़ी मांगी थी जाके इलेक्शन कमीशन। जी, हम जिक्र किया था कि फवाद चौधरी साहब ने और आजम सवाती साहब ने दोनों की माफ़ियाँ वहाँ मौजूद थी। तो फवाद चौधरी साहब ने तो फिर भी कोई बहुत पहले मांग ली थी, कोई धीमे अंदाज में गुफ्तगू। सवाती साहब अलबत्ता काफ़ी, सवाती साहब तो जनाब आग लगाने को तुले हुए थे। अच्छा, ये तो अब इनका अब भीगी बिल्ली बन गए, माफी मांगी। ये चूंकि ऐसी बातें क्यों करते हैं ये लोग जिन पे पशेमान होना पड़े। आप चूंकि ऐसे मामला पे हमेशा गुफ्तगू करते हैं, दस्तरस में लाते हैं। देखिए कल फ़ारूक हबीब साहब को आप तजवीज़ दे रहे थे और आज ये आबिद शेर अली साहब हैं, इन्होंने एक दिल दुखाने वाला ट्वीट किया है। आबिद शेर अली साहब जो हैं, हाँ, और वो तो इस वक्त एग्जाइल में है, खुद साख्ता जलावतनी में है। उसका मतलब ये तो नहीं उनकी अहलिया फौत हो गई, बेचारे वापस नहीं आ सके। आबिद शेर अली बेचारे इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। नहीं, उसकी वजह है खुर्रम हबीब जो हैं, फ़ारूक हबीब नहीं, उसकी वजह है ना, वो वजीर हैं। सुन तो लीजिए ना सर। एक ट्वीट किया मौसूफ ने कि लगता है पख्तून भाइयों में से तब्दीली वाला कीड़ा निकल गया है जो 8 साल से उनको तंग कर रहा था। इसके ऊपर शिद्दत से लोगों ने रद्दअमल दिया और आसन इकबाल साहब ने जवाब दिया, वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा मैं इस ट्वीट को मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिसऑन करता हूँ। ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल जिससे पाकिस्तान के किसी लिसानी, नस्ली या मजहबी तबका या गिरोह की किसी भी लिहाज से तज़हीक का पहलू निकलता हो, उससे परहेज़ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आसन साहब ने जब उनको तंबीह की फिर मौसूफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया ना। चलिए अच्छी बात है, उन्होंने भी वही आजम सवाती की तरह पेशेमानी का इज़हार कर दिया, माजरत कर। अच्छा, फैसल आजम सवाती की कैटेगरी में खड़ा कर देना उनको, आप जहाँ मर्जी खड़ा। मगर देखिए जितने भी हमारे सियासी लीडर हैं, सियासी कारकुन हैं, सोच समझ के बात किया करें, तोला करें, फिर बोला करें। चलें फैसल वाडा साहब के केस पे वापस आते हैं। सर, सवाल पूछा गया क्या कागजात नामजद की जमा कराते वक्त फैसल वाडा की दोहरी शहरियत थी और फैसल वाडा ने पासपोर्ट कब मनसूख किया, तारीख बताएं, और क्या पासपोर्ट कैंसिल होने से शहरियत भी मनसूख हो जाती है। राजा मोहसिन एजाज इस केस को कवर करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनसे पूछते हैं कि अब तक की समातों में हुआ क्या है, एतराज़ क्या था और इलेक्शन कमीशन तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आएँ बाएँ चाएँ की उन्होंने। ये तो कमाल देखे ना उनका, नहीं है यानी आप वो एतमाद तो है ना उनमें, वो यानी वो क्या कहा जफर इकबाल ने कि झूठ बोला है, क्या ऐसा शेर है ना। हाँ। तो उस पर कायम भी रहो। पता नहीं सर बोल भी रहे हैं नहीं। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाँ, वो तो साबित करें जो भी है, जो भी बोला है, झूठ बोला है या सच बोला है, लेकिन कायम है उस पर। ठीक, चले सुना देता आपको, उनको बयान भी सुना दे। देखिए, जितनी चीज़ें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती हैं कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट, और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। बाकी तरफ तो सिर्फ फोटोकॉपियाँ, अलग अलग डेट्स और अलग अलग कहानियाँ हैं जिसका वाली वारिस ना खुद वो बन रहे हैं ना कोई और बन रहा है। ऑपोजिशन की साइड पे अफसरदगी भी है।
तो राजा मोहसिन एजाज साहब, आप फरमाइएगा कि फैसल वाडा साहब ने क्या वहाँ पे प्ली ली है, क्या सबूत दिए हैं और क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन किन मामलात पर उनसे सफसार ये फैसला महफूज हो गया ना? जी, फैसला महफूज हो गया। कब पता नहीं कब सुनाया जाता है, वो तो उनकी दिन गिने गए कि नहीं गिने गए? गिने गए एक हिसाब से गिने गए। जी राजा साहब। वसल की शब और इतनी मुख्तसर, आज तो मुशायरा ही हो गया। दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। क्यों जी राजा मोहसिन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। देखिए, आज 23वीं समाअत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जी 30वीं या तीसरी? नहीं सर, 23वीं 23 राजा मोहसिन, मेरा ख्याल है 30th नहीं 23वीं। अच्छा चले बात जारी रखें सर। और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो फैसल वाडा अपने वकील के साथ पेश हुए और रोस्टम पर पहले जो दरख्वास्त गुजार थे पटिशनर कादिर मंदुखेल, वो आए और उन्होंने ये कहा कि 1.5 साल से ये एक सवाल पूछा जा रहा है फैसल वाडा साहब के, बताएं आपने शहरियत छोड़ी कब थी? और इस हवाले से वो बिल्कुल अभी तक कमीशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उनकी तरफ से जवाब आए या ना आए, आप अपनी बात मुकम्मल करें और अब हम आज फैसल वाडा को अब मजीद मोहलत नहीं देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर उन्हें आखिरी मोहलत दी गई थी और उससे पहले होने वाली समाअत पर भी उन्हें जवाब देने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया था। इस पर कादिर मंदुखेल ने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे 2018 आम इंतखाबात के दौरान, उन्होंने फैसल वाडा की दोहरी शहरियत पर गलत हुक्म दिया था और उन्होंने फैसल वाडा के बजाय रिटर्निंग अफसर ने मेरे कागजात जो थे वो मुस्तरद कर दिए थे। इस पर मेंबर बलूचिस्तान ने उन्हें कहा कि आपने रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था वो मुतल्लिका फोरम यानी ट्रिब्यूनल में क्यों चैलेंज नहीं किया? आप हमें इस पर मुतमईन करें कि आप बराह रास्त इलेक्शन कमीशन क्यों आ गए, क्योंकि रेलिवेंट फोरम तो पहले ट्रिब्यूनल था और आपको वहां पर जाना चाहिए था। गुज़िश्ता समाअत पर आपने ये कहा था कि दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और आज आपने नई बातें शुरू कर दी हैं। इस पर जो है वो ये जो उनके दलाइल थे वो कंक्लूड हो गए और उसके बाद फैसल वाडा के जो वकील थे उनकी जानिब से हतमी दलाइल का आगाज किया गया। उन्होंने अपने दलाइल से पहले फैसल वाडा की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट तो पेश नहीं किया, लेकिन उनकी पैदाइश का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया और साथ कमीशन को ये भी बताया कि पैदाइश पे भी कोई तनाज़ा था। वो ये कहते हैं कि चूंकि ये अमेरिका में पैदा हुए हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन उन्होंने कभी शहरियत के लिए अप्लाई नहीं किया और पासपोर्ट इन्होंने मनसूख कर दिया था जब यानी ये पैदाइशी अमेरिकन है। पैदाइशी जो लोग अमेरिका में पैदा होते हैं वो अमेरिकन ही डिक्लेयर, वो अमेरिकन बन जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी हमने शहरियत के लिए अप्लाई नहीं किया था, जो पासपोर्ट था वो हलफ उठाया कि नहीं? ये वो कहते हैं नहीं उठाया। अब वो ये कहते हैं कि पासपोर्ट जो था वो मनसूख कर दिया था। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इसकी तारीख बताएं कि अमेरिकन पासपोर्ट तो लिया ना, वो कब मनसूख किया? एक शहरी के तौर पर नहीं, वो कहते हैं कब मनसूख किया उसकी तारीख बताएं। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब उन्होंने उनके वकील की जानिब से ये कहा कि वो कैलिफोर्निया में, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए और पैदाइशी तौर पर अमेरिकी शहरी हैं और कागजात नामजदगी की जहां तक बात है उन्होंने जमा करवाने से कबल ही जो अपना गैर मुल्की पासपोर्ट था वो कैंसिल करवा दिया था। फैसल वाडा ने कोई झूठ नहीं बोला। इस पर मेंबर सिंध का ये कहना था कि आप फिर पासपोर्ट मनसूख करवाने की तारीख बता दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके साथ ये रिमार्क दिए कि क्या पासपोर्ट मनसूख होने का मतलब ये है कि शहरियत खत्म हो गई है। इस पर जो वकील हैं फैसल वाडा के, उन्होंने कहा कि जो रिटर्निंग अफसर का ऑर्डर था इस मामले पर, उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा था कि फैसल वाडा का गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख शुदा था और रिटर्निंग अफसर को उनकी जो पासपोर्ट की मनसूखी की दस्तावेजात थी वो भी फराहम की गई थी। और इस पर एक दफा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि क्या पासपोर्ट मनसूख होने से शहरियत भी खत्म हो जाती है? इस पर फैसल वाडा के वकील का कहना था कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को नायकोप मिलता है और शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता। और नादरा ने 29 मई 2018 को फैसल वाडा का जो नायकोप था उसे मनसूख करके उन्हें एक आम शनाख्ती कार्ड जारी किया। इस मौके पर फैसल वाडा की जानिब से, नादरा की जानिब से सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होने का जो सर्टिफिकेट था वो भी पेश किया। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब ये भी देखना होगा कि क्या नादरा एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर भी सकता है या नहीं जारी कर सकता। तो और कोई राय साहब, कोई अंदाजा है कब तक ईसीपी महफूज शुदा फैसले जारी करता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमतौर पे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लेता फैसलों में और इम्कान यही है कि जो आइंदा हफ्ता है इसमें बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज साहब आपके। देखते हैं कि क्या वो पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी थे जी, और क्योंकि उनके वालिदैन
पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तानी भी थे, बिल्कुल। तो दोहरी शरीयत तो उनके पास आ गई। दिलचस्प फैसला होगा, देखना होगा, क्योंकि इस फैसले के हवाले से कई कयासराइयाँ भी हैं, कई गुमान भी हैं। देखिए जब कानून क्या सितम ढाता है सर अभी या नहीं ढाता है। अभी एक और इंतहाई अहम मौजू के लिए हमने जहमत दी है सीनियर सिफारतकार साबिक सेक्रेटरी, मगर उनको आए बाएं शाएं का वर्ल्ड अवार्ड मिलना चाहिए। चले वो आपकी मर्जी दे दें हमारे नहीं, वैसे एक बात है, वो देखिए बाकी लोगों का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमेशा बड़ी शफीक रहे हैं, बड़े एहतराम से पेश आए हैं। अच्छा सर, खुशगवार शख्सियत है। साबिक सेक्रेटरी खारिज जनाब शमशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे। उनको हमने जहमत इसलिए दी कि जो OIC का इजलास हुआ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के मामले पर, जो बड़े मार्के की मामला था पाकिस्तान की सफारती मामलात के हवाले से, उसमें अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, सरकारी सतह पर तारीफ़ की जा रही है और पाकिस्तानी काविशों को सराहा जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उसके साथ साथ दूसरी यहाँ पेशरफ्ती हुई कि सिक्योरिटी कौंसिल से अफ़गानिस्तान के लिए जो अमरीकी तजवीज़ करदा करारदाद थी उसे भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ये अहम पेशरफ्त है। ये जो वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक मुश्तरका इनिशिएटिव था, लगता है जिसमें सारी आलमी ताकतें जो है उनके नुमाइंदे भी आए थे। उसके बाद फिर देखिए तालिबान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं UNO की। जी बिल्कुल। उनकी इमदाद अगर आप करें तो आप खुद उसकी जद में आ सकते हैं। तो अमेरिका ने जो करारदाद पेश की है और जिसको सारी दूसरी आलमी ताकतों की हमायत हासिल थी, उसमें रास्ता खोल दिया है। जो अब इंसानी इमदाद दी जाएगी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान को, उसमें वो सैंक्शंस रुकावट नहीं होंगी। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शामी साहब ने अपनी राय बयान की है, आप ये फरमाइएगा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तारीफ़ कर रहे हैं, मुत्तफ़िका करारदाद सिक्योरिटी कौंसिल से मंजूर हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से तालिबान के आने के बाद से जो अजीबोगरीब बादल छाए हुए थे पाकिस्तान को लेकर के, अमेरिका में गुमान थे, वसवसे थे, क्या इन दो वाक़यात के बाद अब पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बदली है? अगर बदली है तो क्या सूरत होगी? देखिए बदली तो है, क्योंकि OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा कारनामा था सिफारतकारी का। मैं समझता हूँ अगरचे उसमें सऊदी अरब का इनिशिएटिव था, लेकिन ज्यादा रोल हमारा ही था। और दूसरे ये है कि उसके जो अगराज व मकासद थे वो उनका ताल्लुक बराह रास्त अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन मसाइल के साथ था, और हमने बड़ा खुश उसलूबी से दुनिया के सामने वो मसाइल रखे और दुनिया कन्विंस हो गई। उसके नतीजे में ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन भी पास हो गई 2615, और इसमें ये है कि वो जो पुरानी रेजोल्यूशन की सैंक्शंस हैं तालिबान पर, वो आड़े आती थी, तो उनकी वेवर हो गई है कि अब हुकूमतें जो हैं ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बराह रास्त अफगानिस्तान के अवाम तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं, खुशगवार हवा के झोंके बाज दफा आते हैं सिफारतकारी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बादल तमाम के तमाम बादल छट चुके हैं। अभी जिस तरह हमें अमेरिका ने FATF के शिकंजे में जो जड़ के रखा हुआ है, तो अफगानिस्तान पे भी वो शिकंजा कायम रहेगा किसी न किसी तरीके। मगर शमशाद साहब, तो यानी आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ चोगा मिलता रहेगा, कोई दाना तुनका हम चुकते रहेंगे और अमेरिका का प्रेशर भी रहेगा? बस बिल्कुल, आपने शामी साहब सबको बिल्कुल मुख्तसर तौर पर समअप कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं शुरू से ये जो है तरीके इनके कि ये शिकंजा जरूर रखते हैं अपना। पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था, फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दी, फिर कंट्री स्पेसिफिक कुछ शिकंजे बना दिए, जिस तरह FATF हमारे लिए बनाया है। वो आपको उम्मीद भी रखेंगे लेकिन उठाएंगे भी नहीं। इसी तरह साहब हम करें क्या? हमारे पास चारा क्या है? जी चारा तो खैर वही है कि जाहिर है कि हम बड़ी ताकतों के साथ कोई जंग नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, और अमेरिका बिलखसूस जो है उसके साथ हमें अपने ताल्लुकात जिस तरह रहे हैं, पहले भी इसी तरह होता था, कोई ये नई बात नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का रिश्ता है, इसमें ऊंच नीच एक बराबर कांस्टेंट रहा है।
हमेशा कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊंच, कभी वहां रिपब्लिकन आ गया तो हालात बेहतर हो जाते थे, वहां डेमोक्रेट्स आ जाते थे तो हमारे जरा मुश्किलात हो जाती थी। लेकिन उसके बावजूद ये रिश्ता फंडामेंटली एक तरह से स्ट्रॉन्ग रहा है अब तक 70 सालों में, और हमारा चैलेंज यही है कि हम इस रिश्ते को उसी तरीके से मजबूत रखें, और जितना भी हो सकता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगरचे हमारे मफादात में म्यूचुअलिटी बहुत कम है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मफादात में म्यूचुअलिटी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा चैलेंज यही है शामी साहब कि हमने अमेरिका के साथ अपने मफादात में कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना। लेकिन एक चीज मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा फरमाइए कि, और ये हमने 60 की दहाई के आखिर में हमने ये रोल अदा किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा हमसे शिकायत रही है कि चीन से क्यों दोस्ती करते हो। उस वक्त भी ये शिकायत थी, तो निक्सन खुद चलकर लाहौर आया था जब उसने आकर जलजाइया को उससे दरखास्त की थी कि हमारी अपने दोस्त के साथ सुलह करवा दो, और हमने करवा दी। अब भी वही सिचुएशन है कि हमारा चीन के साथ जो ताल्लुक है उससे उनको तकलीफ है। उसकी वजह यह है कि 200 साल से मगरबी दुनिया, मगरब की ताकतें चीन को एक स्लीपिंग जॉइंट समझते थे कि सोया हुआ जिन है, इसको जगाना नहीं है। अब वो जिन जाग चुका है, तो जिन जागने के बाद दुनिया को उसने हिला के रख दिया है। तो ये जो अमेरिका को अभी बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है अफगानिस्तान में शिकस्त 20 साल की, और इसके अलावा जो और भी जितना अब चाइना के मुकाबले में जितना उसको सेट शमशाद साहब, ये तो चूंकि एक तफसीली मौजू है, तो मैं चाहूंगा एक रोज मजीद आपके साथ हम रखें और बात करें। अभी चूंकि वक्त जो है ना खत्म हो गया, अब तो चीन एक बड़ी ताकत सर, अब आपके लिए मैसेज आया है, अब तो अमेरिका की आंख में खटकता है। अब आपके लिए एक मैसेज आया है सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा, वो कहती हैं कि थारोली इंजॉय किया मैंने आज आपका शो, क्योंकि जो आपने इसमें शेर का अदब का तड़का लगाया उससे लुत्फ दुबाला हो गया। चलिए, बड़ी मेहरबानी जनाब, हमारी तो बड़ी प्यारी बहन है ऐसे ही आसमा, ऐसे ही जो, और हम तो उनको सुनते हैं, और बड़ी एक जनाब उनके अंदर एक जिहादी कैफियत तो है ना। ब्रेक सर यहाँ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।